नमस्कार दोस्तों। EPS 03 का क्वेश्चन पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हर साल आते हैं। मैंने पिछले 3-4 सालों के ये क्वेश्चन पेपरों में से निकाल कर लिखे हैं। थोड़े थोड़े से इनके उत्तर लिखे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। मैंने ये एक पैटर्न तैयार किया है जो कि आपको एग्ज़ाम में इस तरीके का लिखना है। अगर आप पॉइंटों में लिखते हैं तो आपके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप थ्योरी के लेवल से लिखते हैं, जैसे एक ही बार में उतारते चले जाएंगे निबंध के तरीके से, तो ये नंबर कम मिलेंगे। अब देख लेते हैं हम। प्रश्न 1 से 4 तक के प्रश्न 500 शब्दों में करने हैं। कोई 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्न 1, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक चिंतन की चर्चा करें। तिलक के राजनीतिक दर्शन की जड़ें भारतीय परंपरा में थीं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसमें किसी भी परिश्रमी सिद्धांत के लिए कोई जगह ही ना हो। उनकी प्रेरणा के इस स्रोत भारत के प्राचीन आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ थे। इस तरह उन्होंने स्वराज की अपनी धारणा को एक आध्यात्मिक अर्थ दिया। उनकी दृष्टि में स्वराज एक कानून और व्यवस्था की स्थिति भर ही नहीं था, यह एक सुखद जीवन के ऐशो आराम की चीजें उपलब्ध कराने या जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था से भी बढ़कर था। उनके अनुसार स्वराज पूर्ण स्वशासन तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक। इस तरह स्वराज मात्र स्वशासन से भी बढ़कर कुछ और था। स्वशासन का तो मतलब होता था बिना अंग्रेजों से संपर्क के स्वशासन की एक राजनीतिक व्यवस्था, लेकिन स्वराज इससे भी आगे की स्थिति थी। उसमें व्यक्तियों का प्रबुद्ध आत्मनियंत्रण भी आ जाता था, जिससे उन्हें निर्लिप्त या तटस्थ भाव से अपने कर्म करने की प्रेरणा मिले। तिलक चाहते थे कि लोग आत्म अनुशासन, आत्म प्रयासों के बल पर पाशविक आनंद के स्तर से ऊपर उठें और अपनी इच्छाओं को दबाकर सच्चा आनंद प्राप्त करें। मनुष्य की अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकारों की आवश्यकताएं मात्र पाशविक इच्छाओं की स्वार्थपूर्ण पूर्ति के लिए नहीं होती। मनुष्य के उसके अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने नातेदारों के प्रति और अपने साथियों और देशवासियों के प्रति भी कर्तव्य होते हैं। उसे इन सबके नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण के लिए काम करना होता है। इस स्वराज की प्राप्ति के लिए तिलक संवैधानिक सरकार, कानून के राज, व्यक्तिगत आज़ादी, व्यक्ति की गरिमा आदि जैसी पश्चिमी के उदारवादी संस्थानों और अवधारणाओं को स्वीकार करते थे। इस तरह तिलक के दर्शन भी प्राचीन भारत की नैतिक मूल्य व्यवस्था और पश्चिम की उदारवादी संस्थाओं का मिश्रण था। इस क्वेश्चन पेपर में मैंने जैसे पहले 20 अंक के 4 प्रश्न हैं तो मैंने 2 कर दिए हैं, 2 आपको खुद करने हैं। ये चारों ही प्रश्न, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ढूंढ के मैंने निकाला है। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। एक सामाजिक सुधारक के रूप में राजा राममोहन राय पर चर्चा कीजिए। ये आपकी पुस्तक से आसानी से इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं और इसे करने का प्रयास कीजिए इस प्रश्न को। प्रश्न 3, M.N. राय की क्रांतिकारी मानववाद की अवधारणा की चर्चा करें। उत्तर, M.N. राय को भारत का पहला साम्यवादी भी कहा जाता है। लेनिन ने उन्हें पूरब में भावीलाल क्रांति का जनक बताया था, पर उन्होंने दुनिया को एक नया ही सिद्धांत दे दिया। मानवेंद्र नाथ राय की जिंदगी को अगर देखा जाए तो उनकी जीवन यात्रा का वैचारिक अध्याय हैरान कर देने वाली विविधताओं से भरा है। M.N. राय आज़ादी के क्रांतिकारी समर्थक थे, तो दूसरी तरफ विश्व के नामी साम्यवादी भी, जिन्हें रूसी क्रांति के जनक लेनिन अपना विश्वस्त मानते थे। और यही M.N. राय वह शख्स थे जिसने दुनिया को नव मानववाद का सिद्धांत दिया। M.N. राय आधुनिक भारत के अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक विचार और क्रांतिकारी थे। विश्व भर में साम्यवाद के शैशव से उनका सीधा नाता रहा। उन्हें हम भारत का पहला साम्यवादी भी कह सकते हैं। रूस में क्रांति 1917 के बाद M.N. राय वहीं चले गए थे।
लेनिन 1870 से 1924 के वे निकट सहयोगी रहे। हम जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला वैश्विक नेता मानते हैं। ईमानदारी से कहा जाए तो यह खिताब मानवेंद्र नाथ राय को दिया जाना चाहिए। एम.एन. राय ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से समाजवाद पढ़ा। अमेरिका के पहले विश्व युद्ध में कूदने के तुरंत बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत मिलने पर वे फरार होकर मैक्सिको चले गए और वहां सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। यह सोवियत संघ के बाहर पहली की कम्युनिस्ट पार्टी थी। वे मैक्सिको के पहले राष्ट्रपति के गैर आधिकारिक सलाहकार थे। भारत के चर्चित कम्युनिस्टों में गिने जाने वाले राजेश्वर राव लिखते हैं कि एम.एन. राय ने जन्मभूमि के प्रति कर्ज की भावना के चलते उसे अपनी कर्म भूमि बनाने की अवधारणा को तोड़ा। अब तक राय लेनिन की नजरों में आ चुके थे, जिन्होंने उन्हें रूस आमंत्रित किया। एम.एन. राय रूस पहुंचे तो लेनिन यह देखकर हैरान हो गए कि साम्यवाद पर इतनी गहरी सोच रखने वाला शख्स महज 30 साल का है। लेनिन ने उन्हें पूर्व में भावी क्रांति का परिचायक कहा, लेकिन लेनिन और एम.एन. राय की सोच में बड़ा फर्क था। राय का कहना था कि राष्ट्रवाद महज भावनात्मक उभार से ज्यादा कुछ नहीं है और उसका ना कोई राजनैतिक आधार है और ना सांस्कृतिक। प्रश्न 4 आपको करना है। 19वीं शताब्दी के सुधारकों के राजनीतिक विचारों की चर्चा करें। अब देखते हैं 12 अंक के प्रश्न, जो कि 250 शब्दों में करने हैं। इसमें इस खंड में से कोई भी 4 प्रश्न करने होते हैं। प्रश्न 5, लोकतंत्र की डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण का उत्तर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को हमें आधुनिक मिथ व्यंजन के रूप में देखना चाहिए। भारत और लोकतंत्र के बारे में परंपरावादियों, सनातनियों, डेमोक्रेट, ब्रिटिश बुद्धिजीवियों और शासकों आदि ने अनेक मिथों का प्रचार किया है। ये मिथ आज भी आम जनता में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। बाबा साहेब ने भारतीय समाज का अध्ययन करते हुए उसके बारे में एक नई सोच पैदा की है। भारतीय समाज के अनेक विवादास्पद पहलुओं का आलोचनात्मक और मौलिक विवेचन किया है। भारत में भक्त होना आसान है, समझदार होना मुश्किल है। बाबा साहेब ताने बाने को पूरी जटिलता के साथ उद्घाटित करते हैं। बाबा साहेब के भक्तों में एक बड़ा तबका है जो दलित चेतना और दलित विचारधारा से लैस था। नेतागण जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो मौलिकों का जनतंत्र है। वे जिस तथाकथित लोकशाही की बार बार दुहाई दे रहे हैं वे मौलिकों की लोकशाही है। इसके विपरीत भीमराव अंबेडकर का मानना था जब तक पूंजीवाद कायम है तब तक सही मायने में न स्वतंत्रता संभव है और ना ही समानता। प्रश्न 6 आपको करना है। जाति व्यवस्था पर फूले के विचारों की चर्चा करें। प्रश्न 7 अबुल कलाम आजाद के विचारों के रूमानी दौर में उनके राजनीतिक विचारों पर एक लेख लिखिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रमुख राजनीतिक नेता व मुस्लिम विद्वान थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया, साथ ही वह देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन का हिस्सा बने और अल हिलाल जैसी पत्रिकाएं निकालकर अंग्रेजी सरकार की आलोचना की। अब्दुल कलाम बहुत प्रभावशाली थे। उन्हें उर्दू, फारसी और अरबी की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम या भारत की आज़ादी की जीत नायक की किताब लिखी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा उन्होंने अपने राजनीतिक आत्मकथा की भी रचना की। उन्होंने कई पुस्तकों का उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके अलावा 1977 में संहिता अकादमी द्वारा 6 संस्करणों में प्रकाशित कुरान का अरबी से उर्दू में भी अनुवाद किया। शिक्षा मंत्री रहने के दौरान मौलाना अबुल कलाम ने शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। देश में इस समय सभी बड़ी समस्याएं जैसे IIT, IIM और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उनके प्रयासों का ही फल था।
उनके योगदानों को देखते हुए 1992 में उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 8 आपको करना है। श्री अरबिंदो की राजनीतिक क्रिया सकारात्मक कार्यक्रम के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 9 एम के गांधी के कुछ प्रमुख विचारों की आलोचना का परीक्षण कीजिए। गांधी जी ने अन्याय और शोषण को समाप्त करने के लिए शांति व अहिंसा का रास्ता चुना था। भारत की आज़ादी इस बात का एक बेहतर उदाहरण है कि समाज या व्यवस्था को अहिंसात्मक आंदोलन से भी बदला जा सकता है। अहिंसा व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता व न्याय के प्रति गांधी जी की प्रतिबद्धता सावधानी पूर्वक व्यक्तिगत परीक्षण के बाद जीवन के सत्य से पैदा हुई थी। गांधी जी द्वारा बताए गए अहिंसा का वही मार्ग आज के हिंसा पूर्वक समाज के लिए और भी अधिक उपयोगी प्रतीत होता है। सामाजिक न्याय और उसकी मांग संबंधी अवधारणा आधुनिक युग की देन है। गांधी जी चाहते थे समाज के हर वर्ग के लोगों की जन्मजात संभावना को अभिव्यक्ति मिले, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। सामाजिक न्याय का उद्देश्य यही है, लेकिन समय के साथ साथ तकनीकी विकास के कारण सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों में भी बदलाव आते रहे हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं भी उसी के अनुरूप बदलती रही हैं। इसीलिए न्याय को समाज की स्थापना हेतु प्रत्येक पीढ़ी में बदलाव की मांग करनी है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार मौजूदा व्यवस्था परिवर्तन का शक्तियों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अपने अपने को सही मानने का यही मतभेद उनके बीच हिंसा को उकसाता है। ऐसी संघर्षपूर्ण स्थितियों को संभाल कर शांति कायम रखना कोई आसान बात नहीं थी। सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई अहिंसा से लड़ी जाए, इसलिए गांधी जी मनुष्य जीवन में नैतिक गुणों के विकास को जरूरी समझते थे। उनका यह अटूट विश्वास था कि भारत के लोगों के लिए स्वतंत्र एवं उच्च जीवन निर्माण हेतु सामाजिक एवं नैतिक गुण आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य हैं। प्रश्न 10 आपको करना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के इतिहास के सिद्धांत का वर्णन करें। प्रश्न 11 भारत में आदिवासी आंदोलन के मुख्य लक्षण क्या हैं? आदिवासी भारत के प्रथम निवासी हैं, जिनकी जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। इनके साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस तथ्य को स्वीकारा गया है। यही वह समुदाय है जिसके संघर्ष और बलिदान का सबसे लंबा इतिहास है। आदिवासी इलाकों की मिट्टी उनके खून से सनी हुई है। यहाँ के सड़कों का हर एक मोड़ आदिवासियों के खून से रंगा है और प्रत्येक जमीन का टुकड़ा आदिवासियों के खून से रंगा है और प्रत्येक आदिवासी गांव का रास्ता शहीदों के कब्रों से होकर गुजरता है। यह संघर्ष 1784 में बाबा तिलका मांझी की बर्बरता पूर्ण हत्या एवं फांसी से शुरू होकर 2016 में खूंदी के सहायकों में अब्राहम मुंडा की पुलिस फायरिंग में निर्मम हत्या से आगे बढ़ चुका है। इतना संघर्ष और बलिदान के बावजूद आदिवासी लोग हाशिए पर पड़े हुए हैं। आदिवासियों के खून की कीमत पर बने CNT, SPT जैसे भूमि रक्षा कानूनों से उनकी जमीन नहीं बच पा रही है। भारत के संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची आरक्षण का प्रावधान एवं अन्याय और अत्याचार से सुरक्षा देने का संवैधानिक प्रावधान उनके काम नहीं आ रहा है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, पेशा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 जैसे प्रगतिशील कानूनों से न उनके खिलाफ होने वाला अत्याचार न खत्म हो पा रहा है और न ही उन्हें अपने इलाके में शासन करने व जंगलों और जमीन पर अधिकार मिल रहा है। एक विचारक के रूप में EV रामास्वामी नायकर का परीक्षण कीजिए। यह प्रश्न आपको खुद करना है। प्रश्न 13 6 अंक वाले प्रश्न 100 शब्दों में करने हैं। इनमें से कोई 2 प्रश्न करने होते हैं। इस्लामिक लोकतंत्र पर मोहम्मद
इकबाल के विचार लिखिए। यह प्रश्न आपको खुद करना है। लाहौर षड्यंत्र केस। उत्तर, शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र केस में काला पानी सहित 17 साल की सजा हुई थी। इस मुकदमे के दस्तावेज की प्रति लाहौर हाई कोर्ट ने हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को सौंपी थी। करीब 2000 पन्ने के इस दुर्लभ दस्तावेज को विश्वविद्यालय के अति विशिष्ट श्रद्धानंद संग्रहालय में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त के विधानसभा में बम फेंकने के बाद खुद ही गिरफ्तारी दे दी थी। उनका मकसद था अदालत को मंच बनाकर अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करना। गा, आचार्य नरेंद्र देव के समाजवादी विचारों की चर्चा कीजिए। यह प्रश्न आपको खुद करना है। घा, नारी अधिकारों पर राजा राममोहन राय के विचार लिखें। उत्तर, समाज सुधार में स्त्री शिक्षा व समान अधिकारों के वे पक्षधर थे। पिता के संपत्ति में पुत्री के कानूनी हक की लड़ाई भी पहली बार राजा राममोहन राय ने ही शुरू की थी। उन्होंने नारी पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। विधवा विवाह के समर्थक थे और बाल विवाह के विरोधी थे। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की शिक्षा और विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का विरोध किया। वह महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति के अधिकार की मांग की। पेपरों के लिए आपको बेस्ट विशेष। मैं आपको बताना चाहूँगा, पेपरों में आपको इसी तरीके से लिखना है और आपको पेपरों में सारे क्वेश्चन आते होते हैं, परंतु क्या होता है कि आप जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके माइंड से बाउंस होने लगते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। एक हड़बड़ी की वजह से आप कुछ सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। मेरा मानना है आप क्वेश्चनों को आसानी से धैर्य रखकर समझें और सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। जो प्रश्न नहीं भी आता कोशिश करें कि चैप्टर के अनुसार आपको जो याद है वह लिख दें। इससे आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करते हैं तो उसके भी नंबर मिलते हैं। धन्यवाद।